नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा मेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स। तो पप्पू चला दुकान की तरफ और लेने किताबें। तो भैया इस बार किताबें और बढ़ा दी और सब बहुत सारी। 3 किताबें तो लगती थी, जियो थी, सिविक्स थी, हिस्ट्री थी। एक किताब इस बार और बढ़ा दी। ये सुन के बेचारे की टाई टाई फेस। यहीं पर तब पता लगा कि पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स। इसमें पढ़ना है अपने को पैसे के बारे में। आ गई ना। तो भैया इसमें अपने को पढ़ना है पैसों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में हम हमारे पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो आओ सुनाए आपको पालमपुर की कहानी। तो इस पालमपुर की कहानी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा से हमारे पढ़ने का तरीका यही रहेगा कि हम पहले ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और फिर एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले देखेंगे कि पालमपुर गांव जो है वो कहाँ है, कैसे है। फिर हम देखेंगे कि पालमपुर गांव में प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह खेती बाड़ी में लोग जो लगे हुए हैं वो किस तरह प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। फिर हम समझेंगे कि यहाँ पर फार्मिंग की क्या स्थिति है और वहां की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर। तो ये जो पालमपुर गांव है ये एक काल्पनिक गांव है, एक हाइपोथेटिकल एक विलेज आपको दे रखा है यहाँ पर। इस गांव की कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये गांव पालमपुर जो है, इस पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर पर एक गांव और है जिसका नाम है रानीगंज। रानीगंज नाम का एक गांव है और यहीं से इसके एकदम सटा हुआ जो गांव है जो एकदम इसके बहुत पास में है वो है शाहपुर। शाहपुर नाम से एक गांव यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर आपका पालमपुर गांव है। इस पालमपुर गांव में कई सारी एक्टिविटीज की जाती है। यहाँ पर जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इनकी पूर्ण व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। तो ये पालमपुर गांव की हमें यहाँ पर कहानी पढ़नी है। यहाँ फैमिलीज कितनी है, तो जैसा कि चैप्टर में दे रखा है कि यहाँ पर कुल 450 फैमिलीज रहती है, जिनमें जो 80 है वे अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जो आपके 150 है वे दलित है और जो 120 है वे आपके मिडिल क्लास फैमिली है। 80 जो है वो अपर क्लास फैमिली है, 150 जो है आपके दलित है यानी बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, और 120 मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो इस गांव में निवास करती है। और इस गांव से सटा हुआ गांव जो है वो है आपके रानीगंज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पर होती है वो रानीगंज को और शाहपुर को लेकर आपस में होती है। तो ये है आपके स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की पहली बात कि ये पालमपुर गांव है कहां पर और उसके बारे में हमें यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी है। कुल मिला के एक प्रकार से हम आदर्श गांव जिसको समझते हैं ना, तो आदर्श गांव है ये। यहाँ पर प्रत्येक सुविधा है, एक बड़ा स्कूल बना हुआ है और अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। तो ये एक अच्छा सा एक मॉडर्न गांव यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। ये है जी चंपू किसान। चंपू किसान को करनी है अपने खेत में और खेत से पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो क्या उपाय होगा? इस संसार में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, सब पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं। अंबानी को देख लो, इतना सारा लेकर बैठा है, अभी भी डकार नहीं मार रहा है, लगा हुआ है ना। तो पैसा जो है वो हर कोई कमाना चाहता है। तो यहीं पर पैसा कैसे कमाया जाए, नॉर्मली अगर आपके पास पूछा जाए कि भाई ये फार्मर है, ये खेती बाड़ी करता है, कैसे करेगा, तो ये क्रॉप और उगाए और उगाए और उगाए और उगाए, कितनी उगा लेगा, है ना। नॉर्मली तो हम ये उत्तर देते हैं, लेकिन ये उत्तर चलेगा नहीं। तो मुख्यतः आप देखो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम चलाएंगे तो हमें जो चीजें आवश्यक होती है वो कौन कौन सी होती है, वो है सबसे पहले लैंड। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हवा में तो चलने वाला नहीं है, बिना लैंड तो होगा नहीं कोई भी काम। तो सबसे पहली जो चीज है वो है लैंड। दूसरी चीज जो है वो है लेबर। पहली हो गई लैंड, दूसरी हो गई लेबर और तीसरी हो गई आपके फिजिकल कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल, ये फिजिकल कैपिटल को हम दो भागों में यहां पर बांट के पढ़ सकते हैं। एक होती है आपके फिक्स कैपिटल और एक होती है आपके वर्किंग कैपिटल। दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपको मार्कर बनाना, ठीक है ना, तो मार्कर बनाने के लिए कोई आप कंपनी लगा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको कोई स्थान तो देखना पड़ेगा, वहीं लगाओगे, हवा में नहीं लगाओगे, तो लैंड के लिए लैंड चाहिए, फिर उसको बनाने के लिए कुछ लेबर भी चाहिए। फिर फिजिकल कैपिटल में अगर बात करें तो फिक्स कैपिटल कौन सी, एक मशीन लेकर आएंगे जिसमें मार्कर की बॉडी तैयार होती हो, तो वो फिक्स कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल कौन सी, मतलब वो चीजें, वो मशीनें जो हमें बार बार चेंज नहीं करनी, कोई भी चीज बनाने के लिए हम एक बार मशीन को लेकर आते हैं ताकि उससे प्रोडक्शन जो है मैक्सिमाइज कर सके, तो वो फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि हम किसी चीज को एक बार लेकर आ रहे हैं, उसी से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होगी, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि भाई मार्कर अपने को बनाना है, तो मार्कर में बनाने के लिए इसकी जो प्लास्टिक वाली बॉडी है ये भी लानी पड़ेगी, इसके ऊपर जो निब लगानी है वो भी लानी पड़ेगी, और हाँ जी मनी भी जो है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, मनी इन हैंड, क्योंकि ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल, ये भी आता है जाता है तभी संस्थाएं चल पाती है। तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इस दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। और ये तीन हो और उसके साथ अगर एक चौथी चीज नहीं होना तो इन तीनों का होना बेकार है, वो है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि एंटरप्रेन्योर। ये बंदा सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि यही सब कुछ सोच के सब विचार के काम करेगा, किसको कैसे कब मैनेज करना है वो सारा काम यही बंदा करता है। यानी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सबको मैनेज करना, इन सबको देखना, इन सबके बारे में सोचना, इनको अच्छे से ज्यादा प्रोडक्शन देना, ये काम कौन करेगा, ह्यूमन कैपिटल करेगा, यानी एंटरप्रेन्योर करेगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इन सबसे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है। तो अपनी बात चल रही है, हमने अब तक ये बात पढ़ी कि स्टोरी ऑफ पालमपुर में, कि पालमपुर गांव जो है उसके पास एक रानीगंज गांव है, वहां से उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी सारी हो सकती है। फिर हमने ये देखा कि हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विस को, किसी भी प्रकार की संस्था को, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए, ये चार चीजें सबसे मोस्टफुली है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर अपने वापस क्वेश्चन पे आए, ये चंपू किसान याद आ गया ना, इसको क्या चाहिए, इसको अपनी क्या करनी है, खेती बाड़ी बढ़ानी है, लेकिन खेती बाड़ी बढ़ाए कैसे, है ना, खेती बाड़ी बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे। अब आपके दिमाग में तो ये प्रश्न है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, क्रॉपिंग करे, ये उत्तर आपके पापा और देते हैं उनके टाइम में, तो फिर चल जाता। आज नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भैया आज क्या है, हमारे पास बहुत सारे मेथड है जिसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, तो आपको बेहतर तरीके से चीजों के वो बहुत ही समझ में आएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो तीन वे हैं, तीन तरीके हैं टू इंक्रीज अपनी खेती बाड़ी को बढ़ाने के तीन तरीके। सबसे पहला तरीका तो ये है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही साल में जो है ज्यादा से ज्यादा फसल लगाई जाए, एक साल में ज्यादा से ज्यादा क्या की जाए, फसल लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा एक भूमि पर, कम भूमि पर एक साल में ज्यादा फसलें लगाई जाए, जिससे क्या हो सकती है, उस भूमि का मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा टॉपिक हो गया आपके मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि हम ज्यादा उच्च कोटि के जो चीजें हैं फार्मिंग में यूज आ रही है उनका प्रयोग करें। यानी 1960 की कहानी ये है कि जिस समय हमारे भारत में आर्थिक संकट बड़ी गहनता से आ चुका था, बड़ी समस्याएं आ चुकी थी, उसमें 1960 में एक क्रांति चली जिसको नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में व्हीट को ज्यादा प्रोड्यूस, व्हीट और राइस पर ज्यादा जोर दिया गया और एक अलग टाइप के बीज लेकर आए जिनको नाम दिया HYV सीड्स। ये HYV सीड्स यानी हाई यील्ड
हाई यील्ड वर्टिलिटी आपके सीड्स जो होती है वे सीड्स है HYV सीड्स। इन HYV सीड से ज्यादा क्या हो सकता था, प्रोडक्शन हो सकता था, तो HYV सीड्स लाई गई, ठीक है ना। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग ये अपनाई गई। तीसरा जो पॉइंट है वो था कि मॉडर्न जो आपकी नई नई तकनीक है फार्मिंग की वो चीजें लेकर आए, जैसे ट्रैक्टर का यूज करना शुरू कर दिया, जैसे थ्रेशर का यूज करना शुरू कर दिया, तो इससे भी फार्मिंग जो है वो बढ़ी। लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ घटोतरी भी हुई है, तो वो घटोतरी कौन कौन सी है वो भी समझो। देखो कुछ ड्रॉबैक भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के। हुआ क्या भाई, जो ये HYV शीट्स जो है इनको ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज्यादा देना, पानी जो है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है, यानी आपको इनका इरिगेशन जो है बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो वाटर जो है वो मैक्सिमम यूज होता है। फिर और बहुत सारे आपको इसमें पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ेगा। तो HYV शीट्स जो है उनको ग्रो करने के लिए पहले तो वाटर बहुत ज्यादा चाहिए, अलग अलग फर्टिलाइजर चाहिए। दूसरी चीज के ये जो फर्टिलाइजर्स है इनके बढ़ने से, इनका ज्यादा यूज करने से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। लैंड की फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तीसरी बात यहां पर निकल कर आती है कि हम ज्यादा जो आपके ट्यूबवेल्स है अगर इनका यूज करेंगे, तो ट्यूबवेल्स का अगर ज्यादा यूज करेंगे तो आपके ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुल मिला के आपके सामने बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हो सकती है कि जब हम इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे जो पुराना ट्रेडिशनल टाइप था उस ट्रेडिशनल टाइम में क्या करते थे, काऊ डंग आदि का यूज करके फर्टिलाइजर का बना के यूज करते, लेकिन उसमें यील्ड कम होती थी, उत्पादकता कम होती थी। लेकिन उत्पादकता कम होने के साथ साथ ही वहां पर भूमि खराब नहीं होती थी, उस भूमि का निरंतर प्रयोग किया जा सकता था, बार बार प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे हम HYV शीट्स और का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी जो भूमि है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है, लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। तो ये बड़ा एक कारण हो सकता है आपके लैंड के खराब होने का। अब बात आती है वहां के किसानों को समझो, पालमपुर के गांव की स्थिति और थोड़ी समझना कि वहां के किसान कैसे कैसे। तो वहां 4 टाइप के किसान हैं जी बच्चों, कौन कौन से। एक तो है बड़े ही दुबले पतले से लैंडलेस फार्मर्स, है ना, जो जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है ना, ये तो बेचारे बड़े ही दुखी किस्म के लोग हैं। फिर सेकेंड टाइप के जो लोग हैं वो थोड़े से इनसे बढ़िया किस्म के हैं, यानी कि जिनको हम स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स हैं। फिर तीसरी कैटेगरी में जो है वो थोड़े और बढ़िया कैटेगरी के हैं और अच्छे हैं, यानी इनके पास ज्यादा भूमि है, ये है आपके मीडियम फार्मर्स। और जिनके पास बहुत सारी भूमि है, बहुत सारी चीजें हैं, वो हो गए आपके सेठ साहूकार हो गए, लार्ज फार्मर्स, बहुत पैसा है जिनके पास, बहुत सारी भूमि है जिनके पास, लार्ज फार्मर्स। तो 4 टाइप से फार्मर्स को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है ना। ये तो बेचारा अपने जीवन काल में ये भी सोच सकता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं, मेरे पास तो कोई भूमि ही नहीं है है ना। लेकिन यहाँ पर इसके पास कोई भूमि नहीं है, ये जो है इसके पास थोड़ी कम है, इसके पास उससे थोड़ी ज्यादा है, इसके पास बहुत ज्यादा है। तो ये इनके भूमि का रहता है कि इनके पास बिल्कुल नहीं, इसके पास 2 हेक्टेयर से कम है, इसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, और इसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जो है वो लैंड अवेलेबल है। तो होता क्या है कि ये बड़े जो किसान हैं इनकी संख्या है कम, इनकी जो संख्या है वो है कम, इनकी पॉपुलेशन कम है, बट जो स्मॉल है ना इनकी पॉपुलेशन बहुत है, ये भरे पड़े हैं। अब इनके ये जो लोग हैं जो स्मॉल फार्मर्स है इनको चाहिए काम, तो और इनको भी क्या चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, ये खेत में खुद काम नहीं कर सकते, तो ये लोग जो है अपने खेत में भी काम करते हैं और इनके खेत में जाकर भी काम करते हैं। समझ में आई ना बात आपको कि भाई जो स्मॉल फार्मर्स है ये स्मॉल फार्मर्स अपने खेतों में भी काम करते हैं और साथ ही साथ जो लार्ज फार्मर्स है उनके खेतों में जाकर भी क्या करते हैं, काम करते हैं।
ताकि, और ये लोग जो है इनको काम करने के बदले या तो कुछ पैसे दे देते हैं और या फिर क्या दे देते हैं, वीट दे देते हैं, अपनी फसल का कुछ हिस्सा दे देते हैं। अब देखिए और दयनीय स्थिति क्या है, ये जो स्मॉल फार्मर्स है ना, इनकी स्थिति और भी नाजुक, क्योंकि इनको आसानी से लोन नहीं मिलता। तो पहले मुख्यतः ये लोग जो है ना, क्योंकि इनके पास कोई कैपिटल नहीं होता देने के लिए, तो ये लोग जो है क्या करते हैं, इन्हीं से पैसा मांगते हैं। ये कहते हैं कि भाई सरकार हमें भी कुछ पैसा दे दो, हमें भी दे दो, कुछ लोन दे दो। तो ये सरकार अपने जो सेठ साहूकार होते हैं उनसे पैसा मांगते हैं। तो और इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, बहुत हाई होती है। जो सेठ साहूकार, जो गली मोहल्ले में, गांव में जो सेठ साहूकार होते हैं, इनकी इंटरेस्ट रेट जो होती है बहुत हाई होती है, जिस कारण से ये लोग जो है इस इंटरेस्ट रेट को चुका नहीं पाते हैं। और वही अब आजकल ये लोग जो है वो बैंक आदि के बारे में परिचित हो रहे हैं, बैंक आदि में खाता खुलवा रहे हैं। अभी जो जन धन खाता खुला था, उससे कितना फायदा समूचे भारतवासियों को हुआ है, इसके बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से देख ही सकते हैं। तो बैंक आदि में खाता खुलवा रहे हैं, जिससे इनको आसानी से वहां से लोन मिल जाता है। वहीं जो बड़े किसान हैं वो पैसा कैसे जनरेट करते हैं, तो ये लोग अपनी फसल को जो है जितना खुद को यूज किया उतना रख लेते हैं अपने घर पे। जितनी फसल खुद को यूज करनी है उतनी फसल तो अपने घर पे ही रख लेते हैं, और बाकी फसल जो है गाड़ी में डाल के ले जाते हैं कहाँ पे, रानीगंज ले जाकर वहां पर बेच देते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उसको अपने बैंक अकाउंट में डला लेते हैं, और ये जो इनकी सेविंग्स होती है, इन्हीं सेविंग्स के आधार पर ये अगले वर्ष क्या करते हैं, अपनी फसल जो है वो पैदा करते हैं। तो ये पूरा इनका फार्मिंग का पूरा तरीका यहाँ पर रहता है। अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं हम। अंतिम पड़ाव है कि ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी बहुत सारी करते हैं पालमपुर गांव वाले। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इनकी कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। तो ये आप बड़ी ही आसान सी स्टोरी है, बड़ी काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे समझा बहुत कुछ जा सकता है। एक गांव को अगर आप मॉडर्न इसको मान लेना, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि किस प्रकार की गांव की स्थिति है। यहाँ जितनी अच्छी स्थिति, जितनी आदर्श स्थिति एक पालमपुर गांव की बताइए ना, उतनी पूरे भारतवर्ष में सारे गांव की नहीं है। गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पे लोगों को पैसों के लिए मतलब कई सारी समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ती है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं, सारे फार्मिंग एक्टिविटीज में नहीं लगे हुए। कुछ लोग जो है वो डेयरी, ये भी महत्वपूर्ण काम है इनका। कुछ लोग जो है वो डेयरी में लगे हुए हैं, गाय आदि का। उसके अलावा कुछ लोग जो है अपने घरों में बैठकर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ठीक है ना। और फिर कुछ लोग जो है वो शॉपकीपर है, दुकान और लगा रखी है छोटी मोटी गांव के अंदर, ठीक है। और कुछ लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण धंधा जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये भी बहुत अच्छे तरीके से एक भूमिका इकोनॉमिक्स में निभा रहा है। आप अगली क्लास में आओगे, अगली कक्षाओं में आओगे, तो वहां पर और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इन सब चीजों के बारे में सीख पाओगे। हम यहाँ अगली क्लासों में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करके इन सभी सेक्टर्स को बांटेंगे, सभी और चीजों को देखेंगे। तो ये था आपके इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से चीजों को समझाया जाए। कोई भी प्रकार का आपका डाउट होता है तो आप डाउट्स को जरूर हमें बताएंगे, जिससे हम उन डाउट्स को आपके लिए सॉल्व कर सके। और ये जो सारी चीजें, देखो इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए नया सब्जेक्ट है 9th क्लास के लिए, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इस साल में बने और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।